आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है कि भारत एक विशाल देश है और भारत की विशाल और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर संपन्नता में विपन्नता, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेकारी और भुखमरी है, तो दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या, रूढ़िवादी समाज, पिछड़ी कृषि, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताएं और बाजार की अपूर्णताएं दृष्टिगोचर हमें होती हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ विकासशील देशों का हित चिंतक एवं मार्गदर्शक भी है। ऐसी विविध रूप संस्कृति वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विकासशील देश के रूप में बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता हो सकती है कि भारत एक विशाल और विस्तृत अर्थव्यवस्था है। ओखा से अरुणाचल तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले भारत का विशाल क्षेत्रफल जो है 32.9 लाख किलोमीटर तथा जनसंख्या 130 करोड़ से भी अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और ये इसकी विशालता का परिचायक है। दूसरी विशेषता हो सकती है कि कृषि की प्रधानता। देश की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर कृषि व्यवसाय की प्रधानता है। यह कुल कार्यशील जनसंख्या 64.8% भाग कृषि व्यवसाय में तथा शेष 35.2% उद्योग सेवा में लगी है। कृषि व्यवसाय का राष्ट्रीय आय में अपना योगदान मात्र 26% ही है। यहाँ के निर्यात व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसा अनुमान है कि लगभग 25% एक्सपोर्ट का हिस्सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में कृषि पदार्थों या कृषि के सहायक उद्योग धंधों के उत्पादों का ही होता है। कृषि व्यवसाय की प्रधानता इस तथ्य से प्रतिबंधित होती है कि भारतवर्ष का अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है। तो ये तो विशेषता। नेक्स्ट इसकी विशेषता हो सकती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण है। यहाँ पर लगभग 6.05 लाख गांव और लगभग 3,949 नगर या व शहर, यहाँ की 74.3% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति गाँव में रहता है और यह प्रतिशत अन्य देशों की तुलना से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका की 24%, जापान की 23%, ऑस्ट्रेलिया की 15% जनसंख्या ही गाँव में रहती है। फिर प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि प्रति व्यक्ति आय विश्व के कुछ देशों को छोड़कर बहुत निम्न है, जो कि केवल $360 है, जबकि विश्व की औसत प्रति व्यक्ति आय $4,280 है। भारतवर्ष की तुलना में अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड व जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय इसकी 75, 116 व 74 गुनी है। और भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीब का व्यापक प्रकोप है। यह गरीबी भारतवर्ष में इससे और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ की सामान्य जनसंख्या को राष्ट्रीय आय का केवल 20% भाग ही मिल पाता है। यहाँ की 30% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, क्योंकि उनको समुचित मात्रा में कैलोरीज नहीं मिलती है। यहाँ की जनता को विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम कैलोरी मिल पाती है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या का दबाव। भारतीय जनसंख्या की विशेषता यह है कि यहाँ पर पूंजी की कमी है। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो कि 2001 में बढ़कर 102.64 करोड़ हो गई और वर्तमान में ये 130 या 35 करोड़ या इससे ज़्यादा भी है। संपूर्ण विश्व की 16% जनसंख्या भारतवर्ष में निवास करती है, जबकि
उसके पास विश्व की कुल स्थल क्षेत्र का 2.4% भाग ही है। अब नेक्स्ट आता है व्यापक बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर बेरोजगारी है जिसमें बराबर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में एग्जैक्ट तो नहीं पता, फिर भी हम कहेंगे कि 13.5 करोड़ या इससे ज़्यादा व्यक्ति जो हैं बेरोजगार हैं। इस संख्या में प्रतिवर्ष 60 लाख व्यक्ति की और वृद्धि होती है। इस तरह अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ व्यक्ति जो है बेरोजगार होंगे। व्यापक बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर अर्ध बेरोजगारी भी है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए पूरे समय कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर आती है संपन्नता में दरिद्रता, कि भारतवर्ष में खनिज है, वन है, संपदा है, जनशक्ति है व अन्य साधन पर्याप्त है, पर यहाँ पर लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि बहुत प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर अणु शक्ति के लिए सामग्री भी भारतवर्ष में उपलब्ध है और तेल व गैस के बड़े बड़े भंडार व अच्छे जंगल भी हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ भी पाई जाती है। जनशक्ति भी 1 अरब से ज़्यादा है, लेकिन साधनों व अन्य शक्ति तत्वों के अभाव में इनका उचित वितरण नहीं हो पाता है। इसलिए देश में संपन्नता में भी दरिद्रता है। फिर यहाँ पर तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर है। यहाँ पर शिक्षा है, तकनीकी है, शिक्षा अनुसंधान है। यहाँ पर तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर है। यहाँ पर शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास आदि सुविधाओं की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर तकनीकी ज्ञान निम्न स्तर का है। यही कारण है कि यहाँ कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर भी निम्न है। फिर यहाँ पर आर्थिक विषमताएं हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति और आय के वितरण में काफ़ी असमानता है। यहाँ पर शहरों में 5% व्यक्तियों के पास कुल शहरी संपत्ति का 52% केंद्रित है, जबकि 20% व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं है। इस प्रकार भारत में 50% व्यक्तियों को कुल आय का 20% ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में सभी प्रदेशों में समानता नहीं है। इस संबंध में पंजाब सबसे आगे और उत्तर गुजरात सबसे पीछे है। फिर परिवहन व संचार साधनों का अभाव है। यहाँ पर भारतवर्ष में परिवहन व संचार साधनों का अभाव है। यहाँ पर सड़कें कम हैं तथा अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। यहाँ पर 1 वर्ग मील में 0.50 किलोमीटर सड़कें हैं, जबकि जापान में 4 किलोमीटर व अमेरिका में 1.3 किलोमीटर सड़कें हैं। संचार साधनों का भी देश में उतना ही विकास नहीं हो पाया है जितना कि अन्य विकसित देशों में हुआ है। कुछ विशेषताएं हैं इसमें। नियोजित अर्थव्यवस्था। भारतवर्ष में विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई है। यहाँ नियोजन 1 अप्रैल 1951 से शुरू किया गया था। अब तक कई पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय की योजनाओं के माध्यम से देश का नियोजित विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास भी यहाँ हुआ है। यहाँ पर सार्वजनिक उद्योगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1950 से 1951 में भारत में 5 सार्वजनिक उद्योग थे, जिनमें 29 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी, लेकिन वर्तमान में ये संख्या बढ़ गई है। इन उद्योगों में लोहा है एवं इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, रसायन उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, कोयला उद्योग और अनेक उपभोक्ता व औद्योगिक उद्योग शामिल है। यहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ है। यहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का विकास बराबर हो रहा है। जून 69 में भारतवर्ष में व्यापारिक बैंकों की कुल 8,262 शाखाएँ थी, लेकिन ये संख्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और
जैसे जैसे जनसंख्या का विकास हुआ है, वैसे वैसे जनता को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं में भी विकास होता रहा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई, लेकिन इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में उचित रूप से वृद्धि हो रही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। हमारी हमारा देश तो आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए बार बार प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जमींदारी प्रथा समाप्त की गई और बैंकिंग और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास बराबर हो रहा है। शहरी भूमि एवं कृषि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई और नवीन करों की व्यवस्था की गई, जिससे धन कर अधिनियम प्रमुख है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है। नियोजन प्रारंभ होने से भारतवर्ष में अनेक नवीन उद्योग स्थापित हो गए हैं, जो कि इस बात का प्रमाणित करते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर मोटर साइकिल, हवाई जहाज़, पनडुब्बियाँ, अनेक रसायन बनाने वाले हैं जिनका पहले आयात किया जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हैं। और अनेक बहुत सारी विशेषताएं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रही हैं, जैसे कि यहाँ पर बाज़ार की अपूर्णताएं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक विकसित देशों की भांति बाज़ार में अपूर्णताएं अर्थव्यवस्था में, जहाँ एक और साधनों की गतिशीलता का लोचदार है, दूसरी ओर विशिष्टता का अभाव और संकुचित बाजार, कठोर आर्थिक व सामाजिक ढांचा और बाजार के ज्ञान का अभाव है। परिणाम स्वरूप सर्वोत्तम उपयोग, अधिकतम उत्पादन संभव नहीं हो पाता और अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ी हुई है। अतः मुद्रा बाजार भी असंगठित है, परिणाम स्वरूप वित्तीय साधनों का अभाव है। और फिर हमारी परंपरागत रूढ़िवादी सामाजिक अर्थव्यवस्था है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी और भाग्यवादी सामाजिक ढांचे में डली हुई है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु भोज होता है, बाल विवाह होता है, फिजूल खर्ची है, संयुक्त परिवार प्रथा है और पर्दा प्रथा है आदि ऐसी रूढ़िवादी सामाजिक परंपराएं चली आ रही हैं, जिसके कारण प्रगतिशील दृष्टिकोण के अभाव में विकास के प्रति रुचि बहुत कम है। और यद्यपि धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतनाएं जागृत हो रही हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में चेतनाओं की अभी भी कमी है। फिर असंतुलित हमारे पास विदेशी व्यापार हैं कि यहाँ पर व्यापार तो किया जाता है, परंतु विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता होती है कि भारत में विदेशी व्यापार जो है प्राय घाटे का रहता है। इतना अच्छा विदेशी व्यापार नहीं है हमारे पास जितना कि और देशों का है। फिर हमारे पास जो है बहुत सारी आर्थिक असमानताओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण की ओर बढ़ती हमारी अर्थव्यवस्था है। विदेशी ऋणों का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी विशेषताएं हमारी अर्थव्यवस्था की